हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आपका फिर इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम 11th क्लास के अकाउंटेंसी में चैप्टर 2 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आज बिजनेस ग्लोबल लेवल तक फैल चुके हैं और एक बिजनेस में उसका बहुत सारे लोगों से कार्य पड़ता है, बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से उसका काम पड़ता है। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे बिजनेस में क्रिएटर्स होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जिनसे कि हमारे द्वारा उधार खरीदा जाता है। बैंक्स होते हैं जिसमें हम पैसा जमा करते हैं, लोन लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी भी होती हैं जिनसे कि हम अपने बिजनेस की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं। हमारे बिजनेस के एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर वो व्यक्ति होते हैं जो कि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं। इसके अलावा टैक्स डिपार्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट के होते हैं। इसके अलावा बिजनेस में जो अगर हम कंपनी के रूप में चलाते हैं तो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनकी संख्या लाखों तक हो सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी होती है। तो इस प्रकार से जब हमारा बिजनेस इतने सारे लोगों के साथ में मिलता है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारे बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो एक निश्चित रूल्स के साथ बनाए जाना चाहिए। उनको बनाने की एक प्रोसीजर होना चाहिए और उनकी परंपराएं होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो नियम और परंपराएं हैं इन्हें हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। इस सिस्टम में हम सभी तरह के बिजनेस के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ कन्वेंशंस होती हैं जिनको कि सभी बिजनेस को फॉलो करना होता है। हम सबसे पहले देखेंगे अकाउंटिंग क्या होता है। तो इसके लिए कहा जाता है अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस में जो भी कार्य होता है उसको लिखने की जो लैंग्वेज है या भाषा है उसे अकाउंटिंग कहा जाता है। डिफरेंट अकाउंटेंट्स के द्वारा जब अकाउंट बनाए जाते हैं अलग अलग बिजनेस के लिए तो उनके द्वारा कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो इन अकाउंटेंट के द्वारा जिन रूल्स को वो फॉलो करते हैं वो उनके प्रिंसिपल्स होते हैं। इन प्रिंसिपल्स में किसी कार्य को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, उनके अकाउंटिंग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसके संबंध में रूल्स बताए गए हैं। उनका उनके द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से उनके अकाउंट रिलायबल होते हैं और उनको हम सही मान सकते हैं। इफ़ द अकाउंटेंट्स डू नॉट अडॉप्ट द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यदि किसी अकाउंटेंट के द्वारा इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट न किया जाए तो अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी कंपेरेबल। तो ऐसी सिचुएशन में उनके द्वारा बनाए जाने वाले अकाउंट की दूसरे बिजनेस के साथ में कंपैरिजन नहीं की जा सकती क्योंकि उनके द्वारा अलग अलग मेथड को यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए वो कंपेरेबल नहीं हो सकते हैं। और बिजनेस में हम ये चाहते हैं कि एक बिजनेस में जो भी डाटा आता है उसकी उसी तरह की जो फर्म्स हैं उसमें आने वाले रिजल्ट के साथ में उनका कंपेरिजन करके देखा जाए, जिससे कि हमें ये पता चल सकता है कि हमारा बिजनेस हमारे सेक्टर के अदर फर्म के साथ में कंपेरिजन करने पर बेहतर स्थिति में या बिल्कुल एवरेज स्थिति में या ख़राब स्थिति में चल रहा है। इसलिए कंपेरिजन एक रिक्वायरमेंट एलिमेंट होता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं अकाउंटिंग इज सब्जेक्ट इन विच द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज आर इन्वॉल्व। हम ये भी कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक ऐसा विषय है जिसमें कि कई अलग अलग पार्टियों का इंटरेस्ट या उसमें मतलब होता है जो शामिल है और वो उस बिजनेस से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। ये कौन होते हैं इसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन होते हैं। तो यहाँ पे हमें जब वेरियस पार्टीज़ की बात की गई है तो हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स के बारे में ध्यान देना चाहिए कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कौन कौन यूज़ करता है। तो वो सभी चाहते हैं कि उनको जो बिजनेस से इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही होनी चाहिए। इसलिए हमें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो उनको यूज़ करना होता है। यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें फंडामेंटल्स हमको यूज़ करने चाहिए, तो यहाँ पर these fundamental elements means accounting principles, accounting concept and accounting conventions। यहाँ पर इन तीन चीज़ों को शामिल किया जा रहा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन से हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन कौन सी होती हैं। अब हम यहाँ पर इसके मीनिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहला हम देखेंगे एवरी साइंस वेदर अ नेचुरल साइंस आर ए सोशल साइंस।
जो भी विज्ञान होता है या तो वो एक नेचुरल या प्राकृतिक विज्ञान होता है जिसमें कि सारी बातों को लेबोरेटरी में सिद्ध करके दिखाया जा सकता है, या वो एक सोशल साइंस होता है जो कि कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पर दोनों तरह के साइंस का कुछ प्रिंसिपल्स होता है, कुछ रूल्स होते हैं। सोशल साइंस को लेबोरेटरी में प्रूव करके नहीं दिखा सकता, यही अंतर होता है। टू स्टडी दैट साइंस वी मस्ट नो द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स दैट गवर्न इट। जब हम साइंस की स्टडी करते हैं तो हमें उसके प्रिंसिपल्स और रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके संबंध में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा इस प्रकार से डेफिनेशन दी गई है। अ जनरल लॉ और रूल adopted or professed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct or practice। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बिजनेस में अकाउंटिंग के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट करें। तो इस प्रकार से हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन हम उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं और उनको इसी प्रकार से पूरी दुनिया भर में अडॉप्ट किया जाता है। तो यदि हम उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हमारे द्वारा बनाए जाने वाले अकाउंट्स को पूरी दुनिया भर में मान्यता मिलती है और उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। बैंक से लोन लेने के लिए अगर हम जाएंगे तो हमने रूल्स फॉलो किए होंगे तो हमको लोन मिलना ईजी होगा, अदरवाइज हमें लोन देने से मना किया जा सकता है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा भी जब टैक्सेशन किया जाता है तो उसने भी अलग अलग रूल्स बना रखे हैं, तो उन रूल्स को अगर हमने फॉलो किया होगा तो ही हमारे अकाउंट्स के आधार पर हमसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज हमें अपने अकाउंट के आधार पर टैक्स पे करने से रोक दिया जाएगा और फिर से हमारी इंक्वायरी होगी। इसलिए हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मानना और उनको तैयार करना जरूरी है, उनके हिसाब से हमें यूज़ करना पड़ेगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्या क्या विशेषता होती है हम यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला है यूजफुलनेस। एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंक्रीजेज द यूटिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स टू इट्स रीडर्स बाय मेकिंग द इंफॉर्मेशन मोर मीनिंगफुल एंड हेल्पफुल। हम ये कह सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जो हम यूज़ करते हैं तो हमारे बिजनेस में जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हमने बुक्स में लिखे थे वो रीडर्स के लिए पढ़ना, समझना और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में मदद देते हैं, इसलिए यूज़फुल हो जाते हैं वो। इसके बाद में है सेकंड ऑब्जेक्टिव्स। एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, इट इज़ सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बायस। यहाँ हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो वास्तविकता या कुछ जानकारियों पर आधारित होते हैं और वो हमारे निजी विचारों से प्रभावित नहीं हो सकते। द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को उपयोग में लाते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटरप्राइज की असली फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना, जिससे कि हमें वास्तविकता की जानकारी मिल सके। इसके बाद में है थर्ड पॉइंट फिजिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर प्रैक्टिकल एंड फिजिबल। दिस इम्प्लाइज दैट दे आर गाइडेड बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन रादर देन थ्योरी। हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो व्यावहारिक होते हैं, उनका उपयोग में इस प्रकार से ला सकते हैं क्योंकि वे अकाउंटेंट के द्वारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया गया है और ऑब्जर्वेशन किया गया है उस पर आधारित हैं और वे हमें बिजनेस में किस प्रकार से अकाउंटिंग करना चाहिए इसके संबंध में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में बी चेंज इन अकॉर्डिंग्स टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन टू प्रोवाइड ए वेल रीजन्ड सॉल्यूशन। हमारे बिजनेस फ्लेक्सिबल या लोचशील होते हैं, लोचता इनमें होती है। इसका मतलब है कि हम इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आवश्यकता के हिसाब से उचित कारण को समझाते हुए बदलाव भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ये बताया गया है कि कई मेथड में से कब कौन सी मेथड को यूज़ किया जाना चाहिए, तो इसको समय समय पर यूज़ करते टाइम पे हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड since they have been developed through the requirements and experience of accountants and therefore satisfy the criteria such as relevance, objectivity and feasibility etc. हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूरी दुनिया भर में मान्यता प्राप्त हैं क्योंकि वो बिजनेस में अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अकाउंटेंट के एक्सपीरियंस के आधार पर बनाए गए हैं और वो
हमारे बिजनेस में रिलेवेंसी, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। इस प्रकार से हम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हमारे बिजनेस की आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कई नामों से पुकारा जाता है, जिन्हें कंसेप्ट भी कहते हैं, एजम्पशंस भी कहा जाता है, कन्वेंशंस भी कहते हैं और पोस्टुलेट्स भी कहते हैं। अकाउंटिंग को स्टडी की में सरलता की दृष्टि से दो भागों में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट है बेसिक एजम्पशन और कंसेप्ट, यानी कि मूल अवधारणाएं या सिद्धांत, और दूसरा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि लेखांकन के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट और एजम्पशंस। इसमें सबसे पहला आता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। ये अकाउंटिंग की सबसे मेन एजम्पशंस में से एक है। एज पर दिस एजम्पशन द बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग एंड इनडेफिनिट पीरियड एंड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर हमें इस बारे में बताया गया है कि यह मानकर हम बिजनेस में कार्य करते हैं कि हम जिस बिजनेस को चला रहे हैं वो एक लंबे समय तक चलेगा और उसमें इसी के आधार पर अकाउंटिंग की जाती है। देयर इज नाइदर द इंटेंशन फॉर नॉट द नेसेसरी टू वाइंड अप द बिजनेस इन द फोरसेबल फ्यूचर अनलेस एग्जिस्टिंग एविडेंस सजेस्ट अदरवाइज। हम ये मानकर एंट्री करते हैं कि हमारे बिजनेस में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी जिसके कारण से हमें बिजनेस को बंद करना पड़े। सिर्फ ऐसी स्थिति हो सकती है जब बिजनेस में हमें मजबूर होकर उसे बंद करना पड़ेगा, तभी हम बिजनेस को बंद करने पे विचार करते हैं। अन्यथा हम बिजनेस को ये मानकर एंट्री करते हैं, सारे कार्य करते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। As this assumption believes in the continuity of the business over an indefinite period of time, it is also known as continuity assumption। हम इसी कारण से बिजनेस में ट्रांजैक्शन को इस प्रकार से करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और इसी कारण से इसे कंटिन्यूटी एजम्पशन भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम गोइंग कंसर्न का एजम्पशन के कारण ही हमारी जितनी भी रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनमें अंतर करते हैं। हमारे जो भी रिसिप्ट होती हैं उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। इसी प्रकार से एक्सपेंडिचर को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बांटते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू से मतलब होता है जो कि विद इन 1 ईयर के लिए हमारे पास होता है, और कैपिटल से मतलब होता है जो कि हमारे पास में 1 साल से ज़्यादा समय के लिए जिसका उपयोग होता है। इसी के आधार पर हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हम ये मान रहे हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, इसलिए हम कैपिटल नेचर को अलग छांटते हैं और इनकी एंट्रियाँ अलग ढंग से की जाती हैं। फिर इसके बाद में है सेकंड पॉइंट रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एट ओरिजिनल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन चार्ज सिस्टमेटिकली। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा, इसीलिए हम हमारे बिजनेस में जो भी एसेट्स परचेज करते हैं उनकी एंट्री बैलेंस शीट में करते हैं और उनकी वो कीमत दिखाते हैं जिस कीमत पर हमने उसे प्राप्त किया है। वो प्राइस उसमें मेंशन किया जाता है जिसमें हमने उसे परचेज़ किया था, और उसको इंस्टॉलेशन वगैरह जो कॉस्ट है वो भी उसमें ऐड कर दी जाती है। और इसके बाद में हम इसके ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कारण उस एसेट की कीमत धीरे धीरे कम होती जाती है और एक निश्चित समय के बाद जब वास्तविकता में बेकार हो जाएगी तब इसकी भी कीमत उसी प्रकार की हो जाती है और धीरे धीरे करके वो एसेट हमारे रिकॉर्ड से ख़त्म हो जाती है। यहाँ डेप्रिसिएशन का मतलब है कि एक ऐसी घटना जिसके कारण से हमारी एसेट की कीमतें समय के साथ साथ घटती चली जाती हैं, उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो हम हमारे बिजनेस का हमेशा ट्रू फेस देखना चाहते हैं कि क्या वास्तविक स्थिति है, इसलिए हमारी एसेट जिसकी कीमतें समय के साथ घटने वाली होती हैं, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को एसेट की कीमत में से लेस करते हैं जिससे कि हमारी एसेट की वास्तविक कीमत हमें दिखाई देती रहे। इसको हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। एन एसेट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर ₹20,000 विथ ए यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। यहाँ पर एक एसेट 20 साल में हमने खरीदी जिसकी
उपयोगी जीवन काल 5 साल रहेगा, यानी ये मान रहे हैं कि लगभग 5 साल चलेगी। एंड नो स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, और 5 साल के बाद उसकी कोई बेचने से वसूली नहीं हो सकती, यानी उस एसेट को बेचने से कोई पैसा नहीं मिल सकता है। लेकिन कुछ एसेट में बेचने से पैसा मिलने की संभावना होती है, जैसे कि पुराने व्हीकल्स होते हैं, पुराना फर्नीचर होता है, इनको बेचने पे अंत में जब पूरी तरह बेकार है तो भी कबाड़ में स्क्रैप में कुछ कीमत हमें उनकी मिल जाती है, तो वो यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू होती है। तो इस एसेट की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हर साल उसकी कीमत में कितनी कमी आने वाली है। तो 20,000 में हमने 20,000 में इसको परचेज़ किया है, 5 ईयर्स उसकी लाइफ है। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हर साल उसके वैल्यूएशन में कितने रुपए की कमी होगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हर साल 4,000 रुपये उसकी कीमत में कमी आएगी। तो हम ये कहेंगे कि ये जो 4,000 रुपीज़ है ये उसका डेप्रिसिएशन है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि इस एसेट की जो कीमत है उसमें 5-5 रुपये हर साल लेस करते जाएंगे और 5 साल के बाद में हमारे एसेट की कीमत 0 हो जाएगी। इस प्रकार से वो मशीन या एसेट खत्म हो गई, इस प्रकार से माना जा सकता है। इसके बाद में है थर्ड पॉइंट, नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जब हम एसेट को परचेज करते हैं तो हमें उसको प्राप्त करने की जो लागत है और जो मार्केट वैल्यू होती है उसमें से कम कीमत जो होगी उसके ऊपर लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि फिक्स एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड एट देयर करेंट मार्केट वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि जब हम फिक्स एसेट की कीमत दिखाते हैं तो हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस को अमाउंट के रूप में दिखाया जाता है, हम उसकी मार्केट वैल्यू को ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि मार्केट वैल्यू कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विथ एक्सटर्नल पार्टीज। हम बिजनेस में दूसरी पार्टीज के साथ में लॉन्ग टर्म के एग्रीमेंट्स करते हैं, डीलिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि और बिजनेस हम बैंकों से लोन भी लेते हैं और जो पार्टी हमसे उधार खरीदना चाहते हैं हम उन्हें उधार भी देते हैं, क्रेडिट सेल भी करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हम परचेज और सेल करते समय इस बात पे विचार कर रहे होते हैं कि हमारा बिजनेस आने वाले कुछ दिनों में बंद होने वाला नहीं है, लंबे समय तक चलता रहेगा। इसी आधार पर, इसी सोच के आधार पर हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटर्नल पार्टीज के साथ में करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है रिकॉर्डिंग आर प्रीपेड एक्सपेंसेस एज एसेट्स। हमारे बिजनेस में जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे द्वारा किए जाते हैं हम उनके रिकॉर्डिंग बिजनेस में एसेट के रूप में करते हैं और ये मानते हैं कि आने वाले समय में इसकी भरपाई या वसूली हमें हो जाएगी। जैसे हमारे द्वारा इंश्योरेंस कराना, तो इंश्योरेंस कराते समय में पूरा पैसा इंश्योरेंस के प्रीमियम का जो 1 साल के लिए होता है वो तत्काल देना होता है, लेकिन बेनिफिट पूरे 1 साल के दौरान हमें मिलेगा, लेकिन पैसा हमें एडवांस में देना होता है। इसी प्रकार जैसे हम मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो वहाँ प्रीपेड का रिचार्ज जब कराते हैं तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा एडवांस में पेमेंट करते हैं। इसके बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। हमारे द्वारा बिजनेस में जो भी एसेट और लाइबिलिटी होती हैं उनमें 2 प्रकार से डिवीजन किया जाता है। एसेट को करंट एसेट और फिक्स एसेट में बांटते हैं, इसी प्रकार से लाइबिलिटीज़ को भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के रूप में बांटा जाता है। इसके पीछे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन होती है कि हम उसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस में गोइंग कंसर्न एजम्पशन का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है और इसी के आधार पर हम बिजनेस में सारे वर्क करते हैं। इसके बाद में आता है कंसिस्टेंसी एजम्पशंस। द एजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंसी रेफर्स टू द state of accounting rules, concepts, principles, practices and conventions being observed and applied constantly from one year to another. There should not be any change. If consistency is there, the results and performance of one period can be compared easily and meaningfully with the other period. यहाँ पर बताया गया है कि एक बार हमारे द्वारा जब अकाउंटिंग रूल्स को एडॉप्ट कर लिया जाता है, कोई कंसेप्ट या प्रिंसिपल या को हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो उसे हमें हर साल वैसे का वैसा ही रखना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। यदि हम उन्हें उसी प्रकार से कंसिस्टेंट रखते हैं, कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो हमारे बिजनेस में जो भी रिजल्ट आता है तो हम उसके परफॉर्मेंस का कंपैरिजन
अन्य जो ईयर होंगे उनके साथ में करके समझ सकते हैं कि हमारे बिजनेस में किस प्रकार के चेंजेस आए हैं। वो पॉजिटिव चेंजेस हैं तो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, अगर नेगेटिव हैं तो हमें उनके कारणों को ढूंढना चाहिए। इट आल्सो प्रिवेंट्स पर्सनल बायस इज द पर्सन्स इन्वॉल्व हैव टू फॉलो द कंसिस्टेंट रूल्स प्रिंसिपल कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। यहाँ पे बताया गया है कि कई कंसेप्ट ऐसी हैं जिसमें कि अलग अलग मेथड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो कुछ मेथड में हमें अगर अपना लें तो प्रॉफिट की स्थिति दिखेगी, अगर हम दूसरी मेथड को उसी टाइम यूज़ कर लें तो लॉस दिख सकता है। तो यदि हमारे द्वारा कंसिस्टेंसी अपनाई जाती है तो हम एक ही मेथड को लगातार यूज़ करते हैं और इस प्रकार से हमारे बिजनेस में जो रिजल्ट आते हैं वो एक समान तरीके से रहते हैं। लेकिन अगर किसी वर्ष हमारे को लॉस होने की संभावना हो या कम प्रॉफिट होने का चांस हो तो अगर हम मेथड को चेंज कर लें तो हम अपने प्रॉफिट को वास्तविकता से ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे द्वारा जो बिजनेस में इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो झूठी होगी, इसलिए हमें इस प्रकार से पर्सनल बायस्ड होने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें कंसिस्टेंसी एजम्पशन को अपनाना चाहिए। एक बार जिस मेथड को हम अपनाएं हमेशा उसी मेथड के अनुसार कार्य करना चाहिए। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट निम्नलिखित स्थितियों के कारण, इन कारणों से जो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं इनके कारण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फर्स्ट है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस बिटवीन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द फॉर द सेम फर्म और बिटवीन 2 or more firms belonging to the same industry or between 2 or more firms belonging to different industries। यहाँ पर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं और सभी बिजनेसमैन चाहते हैं कि उनके बिजनेस की स्थिति दूसरों के तुलना में कैसी है, या हमारा ही इस वर्ष का परफॉर्मेंस पास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के साथ में कैसा रहा, इसका कंपैरिजन हम करना चाहते हैं। तो ये हमें इसमें मदद करती है। एक जैसी मेथड अगर अलग अलग फर्मों के द्वारा यूज़ की गई है तो उन फर्मों के बिजनेस के परफॉर्मेंस की भी कंपैरिजन की जा सकती है। वैसे इंडस्ट्री के दूसरे के कंपनियों के साथ भी कंपैरिजन करके हम देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस उनकी तुलना में किस स्थिति में था। सेकंड है टू एलिमिनेट एनी पर्सनल बायस अफेक्टिंग रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। हमारे द्वारा बिजनेस में जो भी अकाउंटिंग के लिए रूल्स अप्लाई किए गए हैं उनमें किसी प्रकार का पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का अगर हम बदलाव कर लेते हैं जो कि हमको लाभ की स्थिति दिखाए तो वो ज़रूर किसी न किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए असर कर सकता है। इसलिए हमें इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमें गाइड करती है। नंबर 3 टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर चॉइस ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस व्हेन 2 or more methods alternative accounting practices are available and each equally acceptable। ये हमें बताता है कि हमारे बिजनेस में कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में 2 या 2 से अधिक मेथड का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर हमें किस मेथड को कब यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सभी मेथड एक्सेप्टेबल होती हैं और उनका अकाउंटिंग में यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके संबंध में बताया गया है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डिलीशन एंड एमोर्टाइजेशन। यहाँ पे इसमें हमें कई चॉइस होती हैं तो उसको हमें ध्यान में देना होगा। इसी तरह से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी कई मेथड होती हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अलग अलग मेथड से की जा सकती है। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट भी अलग अलग मेथड से हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट भी अलग अलग ढंग से किया जा सकता है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हम अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य भी अलग अलग ढंग से किया जा सकता है।